मैं डॉक्टर सुलक्षणी तोषनीवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर, राजस्थान। नमस्कार, आप सबका संवाद क्वेश्चन के इस सेकंड सेशन में स्वागत है। संवाद का नाम लेते ही ऐसा लगता है ऐसा मिरेकल है जो कि किसी पर भी जादू चला सकता है, ऐसा करिश्मा जो किसी को अपना बना सकता है। तो इस संवाद को किया कैसे जाए? क्या संवाद जरूरी है? बिल्कुल। जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ संवाद होना जरूरी है। अब संवाद कौन किसको भेजेगा? तो इसमें दो पक्षकार हैं। एक पक्षकार है संवाद देने वाला, तो जो कम्युनिकेशन दे रहा है, जो कम्युनिकेट कर रहा है, उसको अपन सेंडर कहेंगे। तो जो प्रेषक है वो संवाद दे रहा है, वो हो कौन? कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है कि वो दूसरों को अपना कोई भी मैसेज भेज रहा है, अपनी कोई बात कह रहा है। और दूसरा पक्षकार होएगा जो रिसीवर कहलाएगा, यानी कि जिसको कि संवाद भेजा जा रहा है। तो इस तरह से दो पक्षकार हो गए। अब ये भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी समाज हो सकता है, कोई ग्रुप हो सकता है, किसी भी राष्ट्र हो सकता है, जनता हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकता है। तो अब सबसे पहले तो है कि जो मैसेज भेज रहा है उसको अपना ऑब्जेक्ट तय करना होता है कि उसे मैसेज क्या भेजना है, किस फॉर्म में भेजना है। और जब वो अपना ऑब्जेक्ट तय कर लेगा कि उसे कौन सा मैसेज भेजना है, किसको भेजना है, तो उस ऑब्जेक्ट के आधार पर वो अपना मैसेज तैयार करेगा। और जो आइडिया उसके दिमाग में आया है उस आइडिया को वो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में और अपने बॉडी लैंग्वेज के रूप में, अपने संकेतों के रूप में, अपने हाव भाव के रूप में, किसी भी रूप में वो उस मैसेज को प्रेषित करेगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो उसके दिमाग में आया है उसको वो एनकोड करेगा। एनकोड करना मतलब कि उसने उस मैसेज को ट्रांसलेट किया। ट्रांसलेट करना यानी कि उसने लिखा है, उसने मौखिक में वो मैसेज भेजना है, उसने कोई एक्शन किया है, वो जो भी उसे करना है वो उसको करेगा। अब आप देखिए कि जो मैसेज बनता है तो मैसेज अलग अलग हो सकता है। सपोज करिए कि कोई भी जो स्कूल प्रशासन है वो स्कूल के बच्चों के लिए कोई नोटिस निकालते हैं, तो उसकी जो लैंग्वेज होएगी वो बच्चों के हिसाब से लैंग्वेज होएगी। उसी तरह से यदि कोई यूनिवर्सिटी में कोई मैसेज निकाला जाता है तो उसकी लैंग्वेज अलग तरह से होएगी। इसी प्रकार से किसी ऑफिस में, किसी कॉरपोरेट ऑफिस में यदि कोई मैसेज कन्वे किया जाता है तो उसके जो एम्प्लॉयज़ है जिनके लिए वो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उन एम्प्लॉयज़ के हिसाब से उस मैसेज की लैंग्वेज बनाई जाएगी। इसी प्रकार से किसी समाज के अधिकारी द्वारा संपूर्ण समाज के लिए कोई मैसेज तैयार किया गया है तो उस मैसेज की लैंग्वेज उस समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को समझ में आ जाए और वो उसका वही मीनिंग निकाले, उस हिसाब से उसको वो मैसेज बनाना होगा। इसी तरह से कोई भी राष्ट्र के लिए संदेश निकाला है तो उसके लिए कोई जो पीएम है वो जो बात कहेंगे तो वो उनका हो गया कि उन्होंने इसको एनकोड करा है, वो मैसेज बनाया है, वो मैसेज कन्वे कर रहा है ताकि पूरा राष्ट्र उसको सुन सके, समझ सके, देख सके। तो आपने देखा कि जो भाषा के रूप में इसे एनकोड किया गया है तो वो जिस वर्ग को भेजा जा रहा है उसकी भावनाओं को, उसके शैक्षिक स्तर को, उसकी समझ के स्तर को ध्यान में रखा जाएगा, उसके हिसाब से उसकी लैंग्वेज तय की जाएगी ताकि जो संदेश प्राप्त करता है वो उसका वो ही अर्थ निकाल सके जो कि अर्थ उसे सेंडर देना चाहता है। तो ये हो गया कि मैसेज की भाषा क्या हो, उसके एक्शंस क्या हो, उसके साइंस क्या, साइन किस रूप में हो, उसके हाव भाव क्या हो, ये सब डिसाइड किया जाएगा। अब है कि जो संदेश बनाया है तो संदेश का चैनल क्या हो, उसको भेजा कैसे जाए, उसका माध्यम कोई भी हो सकता है। अब वो माध्यम वर्बल भी हो सकता है कि आमने सामने, दो पक्षकार आमने सामने हैं,
वो एक बात बोलेगा, दूसरी उस बात को सुन लेगा और वो उनके बीच में संदेश का आदान प्रदान हो जाएगा, वो ही उनका चैनल हो गया। दूसरा हो सकता है कि कोई पक्षकार आमने सामने तो नहीं है, तो उसको रिटर्न में संदेश भेजना है, तो वो पेन का उपयोग करेगा और रिटर्न में वो संदेश बनाएगा और उसको वो पोस्टेज से भेज सकता है, उसको मेल से भेज सकता है, उसको टाइप कर सकता है, मतलब जैसा भी उसके सामने सोर्स है उस सोर्स के हिसाब से वो उस मैसेज को कन्वे कर सकता है। फिर है कि वो जो मैसेज है उसको क्या पूरी पब्लिक को भेजना है, तो पब्लिक को भेजना है तो उसको जो भी पब्लिकली, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स है, तो इस तरह के जो माध्यम है उनके द्वारा वो संदेश को प्रसारित करवाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो संदेश मालूम हो जाए। अब ये है कि ये जो संदेश भेजा गया है, तो यदि प्रॉपर चैनल से ये संदेश जाता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। अब वो प्रॉपर चैनल भी साथ में देखिए कि ऑथेंटिक होना चाहिए, यदि वो ऑथेंटिक है तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। आप अभी इन दिनों देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे कोरोना को लेकर के अपने पास में व्हाट्सएप मैसेज आता है, उसमें क्लियर लिखा हुआ रहता है कि अमुक स्थान के डॉक्टर ने ये बात कही है, ये उपयोग करने से कोरोना 100% नष्ट हो जाएगा। लोग बाग लेते हैं उसको और उसके ऊपर अपनी लागू शुरू हो जाता है उसके ऊपर अमल करना। पर देखिए कि यदि उसकी वास्तविकता देखें तो न उस नाम का कोई हॉस्पिटल होगा, न उस नाम का कोई डॉक्टर होगा, और वो चैनल तो वो ऑथेंटिक चैनल नहीं है। जहाँ ऑथेंटिक चैनल होगा वो ही मान्य माना जाएगा, उसका ही प्रभाव पड़ेगा। ये तो सिर्फ अफवाह है और अफवाह का कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये तो हो गया कि चैनल, कि उसको किस चैनल के द्वारा भेजा जाना है। अब साथ में है कि जो रिसीवर है, कि जिसको वो मैसेज भेजा जाना है, तो जिसको भी मैसेज भेजा जाना है उस रिसीवर के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखा जाए। स्टैंडर्ड का मतलब हो गया कि उसका शैक्षिक लेवल क्या है, उसका समझ का लेवल क्या है, वो किस टेक्नोलॉजी का व्यक्ति है, वो किस बात को किस रूप में समझ सकता है, उसका मीनिंग किस रूप में निकाल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके फिर उसके लिए वो मैसेज बनाया जाएगा। तो वो जो रिसीवर है वो उसका बिल्कुल वो ही अर्थ लगाएगा जिस रूप में कि उसे वो मैसेज भेजा गया है। अब जब उसको रिसीवर को मैसेज मिल गया, जब मैसेज मिल जाता है, अब वो है कि उसको डिकोडिंग करना। डिकोडिंग का मतलब हो गया कि वो जो मैसेज आया है वो उसका क्या मीनिंग निकाल रहा है। ये मीनिंग बिल्कुल उसी रूप में कब निकलेगा, ये सेंडर की स्किल चाहिए कि वो उस मैसेज की जो संरचना करी है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार करें कि वो जो कहना चाहता है, जो समझाना चाहता है, जो बात काम उससे करवाना चाहता है, वो बिल्कुल उसी रूप में उसके पास पहुंचे, वो भी उसी भाव से, उसी अर्थ से, उसी विश्वास से, उसी वैल्यू के साथ में उस मैसेज का अर्थ निकालें और किसी भी प्रकार के उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो। यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो समझिए कि वो मैसेज भेजना वहीं पर व्यर्थ हो गया। तो इसलिए मैसेज का अर्थ वो ही निकले जो भेजा जा रहा है, तो ही उस मैसेज की सार्थकता है। तो अब ये तो हो गया कि डिकोडिंग। अब डिकोडिंग के बाद में आता है कि फीडबैक, कि क्या रिसीवर को मालूम होना चाहिए कि उसका मैसेज पहुंच गया है। तो जब मैसेज पहुंच गया है, जब उसे इसकी जानकारी हो जाएगी तो ही उस मैसेज की सार्थकता, अन्यथा उसकी सार्थकता नहीं है। तो जब रिसीवर उस मैसेज के बारे में अपना कोई भी प्रमाण दे देता है कि हाँ उसने ये मैसेज प्राप्त कर लिया है। आपने कहानियाँ तो कई सुनी होगी, तो उसमें कई आप देखते हो कि जब भी कोई कहानी सुनाता है तो जो सुनने वाला है वो हुंकारा भरता है। मैं बहुत ही मारवाड़ी भाषा में बोल रही हूँ। तो हुंकारा भरने का मतलब हो गया कि कहानी का जो कहने वाला है वो श्रोता से ये अपेक्षा कर रहा है कि उसने कहा है, उसने उस चीज को सुन लिया है, इसलिए वो बोल रहा है हाँ। तो उसने हाँ सुन लिया मतलब कि वो अब इसके आगे बढ़ सकता है। यही चीज बिल्कुल, ये हाँ कहना या हुंकारा भरना, यही वास्तव में फीडबैक है।
तो जब उस रिसीवर ने अपना फीडबैक दे दिया कि हाँ उसके पास मैसेज पहुंच गया है और वो इसके ऊपर काम करना शुरू करेगा, जो भी उसको काम सोच पा गया है कि वो इसको समझ गया है, तो इसी को अपन बोलेंगे कि ये मैसेज का कन्वे हो चुका है। अब ये फीडबैक सक्सेसफुल भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है, ये तो हर चीज़ की है कि दोनों हो सकता है। अब आप देखिए इसमें मैंने जो आपको भी बताया, ये सेंडर ने एनकोड किया, एनकोड करके और उसने उसको जो भी भाषा साइन दिया उसको मैसेज में कन्वर्ट किया, और जब मैसेज कन्वर्ट हो गया तो ये डिकोडिंग यानी कि जो रिसीवर था उसके पास में ये मैसेज गया, और जब उसने उस मैसेज को रिसीव कर लिया तो रिसीव करने के बाद में उसने अपनी फीडबैक दी कि उसको वास्तव में ये मैसेज मिल गया है और वो इसके ऊपर कार्य कर रहा है। तो इस तरह से अपन ने ऑल ओवर देखा कि मैसेज किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से भेजा जाता है। मैं आपको ये एनकोडिंग और डिकोडिंग इसका एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल आपके अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की एक घटना के माध्यम से आपको इसको समझाना चाहूंगी। मौत की सजा मिली। देखिए सच्चे मुझे मंजूर है, गौरी को परास्त करने का आपको एक सुनहरा अवसर मिला है। आप शब्द वेद कला में निपुण हैं। इस खेल में आप तवे पर बाण न चलाकर गौरी पर बाण चलाते, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि गौरी कहाँ बैठा है? दोहे के द्वारा मैं बताऊंगा कि गौरी कहाँ बैठा है और आप मेरे शब्दों के आधार पर गौरी पर तीर चला देना। इस तरह योजना बनाकर पृथ्वीराज के साथ चंद्रबरदाई तीरंदाजी के खेल में उपस्थित होते हैं। सुल्तान, तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर तीर चलाएंगे, लेकिन सुल्तान आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र तीर चलाएंगे। तीर चलाओ पृथ्वीराज चौहान। हे पृथ्वीराज, कमान बांध, है अंतिम अवसर यही, एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशान। अब देखिए कि इस वीडियो में आपने देखा कि जो रिसीवर और सेंडर, यानी कि रिसीवर है सम्राट पृथ्वीराज चौहान और सेंडर है उनके कवि चंद्रबरदाई। तो उन्होंने जब वो गौरी की कैद में थे तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वो अंत में अपना एक तीरंदाजी का कला दिखाया। तो उसने जो योजना बनाई और उसके आधार पर आप देखिए कि उसने जो एनकोडिंग करी, जो मैसेज बनाया चंद्रबरदाई ने, वो मैसेज क्या शानदार बनाया कि उसने जो गौरी था, सम्राट गौरी था, उसको भी अपनी बात कह दी कि वो 3 बार बोले कि सम्राट तीर चलाओ, सम्राट तीर चलाओ, तीर चलाओ, यानी कि उसको जो कि शब्दवेदी प्राण चलाने में निपुण थे पृथ्वीराज चौहान, तो उनको वो दूरी समझ में आ जाए। और साथ में उन्होंने अपनी कोड लैंग्वेज में उसको समझा दिया कि वो कितनी दूरी पर बैठा है सम्राट, और उसको जो 4 बास 24 गज, तो वो जो दूरी उन्होंने बताई और उसकी जो ऊंचाई बताई, तो उससे जो कि निपुण था तो वो इस तरह की टेक्निकल भाषा को समझ सकता है। तो उसी टेक्निकल भाषा के आधार पर आपने देखा कि वो बाण चलाया और गौरी के ऊपर वो बाण चला। निशाना साधो पृथ्वीराज। गौरी की आवाज तथा दोहा सुनकर पृथ्वीराज गौरी पर तीर चला देते हैं। देखिए, एनकोडिंग, डिकोडिंग, कोड लैंग्वेज, टेक्निकली। अब मैंने आपको बताया था कि जिसको भेजना है मैसेज, वो मैसेज उसकी समझ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें भी जो चंद्रबरदाई ने कविता के रूप में अपना मैसेज भेजा है, वो बिल्कुल गौरी को भी समझा दिया कि उसे 3 बार बोलना है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी समझा दिया कि वो कितनी दूरी पर, कितनी ऊंचाई में बैठा है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इन सब बातों को समझते थे, वो जानते थे इन सब की, क्योंकि वो शब्दवेदी बाण चलाने में
निपुण थे, तो उन्होंने समझ करके उसके ऊपर अमल किया और आप देखिए कि तीनों चीज़ें, ये फीडबैक आ गया, मतलब कोडिंग, डिकोडिंग और फीडबैक, और इस तरह से वो अपने ऑब्जेक्ट पर पहुंच गए। तो आप देखिए ये क्या है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सामान्य कम्युनिकेशन से ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन बन गया। और कब बना इफेक्टिव कम्युनिकेशन? जबकि इसने अपना ऑब्जेक्ट प्राप्त कर लिया। तो जिस तरह से तीर से, बाण से तीर चलता है और वो अपने निशाने पर लगता है, उसी तरह से मुंह से जो शब्द निकले, चाहे जो अपने संकेत निकले, वो ऐसे हो कि वो सीधे सटीक जाकर के अपने निशाने पर लग जाए और अपनी संवाद कुशलता का परिचय दे, और जो अपन ने ऑब्जेक्ट डिसाइड किया है वो ऑब्जेक्ट हमको मिल जाए। नमस्कार, थैंक यू।